गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे कुछ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस जो हमारी रह गई थी उस दिन। तो फर्स्टली करते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होती है? द हीट एनर्जी और एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पाइज द कंबशन ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इन एक्सेस ऑफ एयर ऑक्सीजन। मतलब सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर आपने एक मोल सब्सटेंस, सिर्फ एक मोल सब्सटेंस आपने कंबस्ट किया, यानी कि उसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, तो उसको क्या बोल देंगे? एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन बोल देंगे। सिंपल डेफिनेशन मतलब आपको हीट करना है, इसको एक स्पेशलाइज नेम दे दिया। क्या दे दिया? एंथैल्पी ऑफ कंबशन, बिकॉज आप इसको कंबस्ट कर रहे हो। कंबशन क्या होता है? एयर की प्रेजेंस में किसी चीज़ को हीट करना, दैट इज कंबशन। यहाँ पे मैंने देखो CH4 + 2 ऑक्सीजन, तो मेरे पास क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? एक मोल सब्सटेंस है मेरे पास, उसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर ऑक्सीजन। देन मेरे को क्या मिलता है? यहाँ पे जो एनर्जी चेंज हुई है उसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सिमिलर एग्जांपल यहाँ भी वन मोल है। क्लियर। नेक्स्ट आती है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है बेटा? जहाँ पे एसिड और बेस आपस में मीट करेंगे, दैट रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहीं पे बात करनी है। चेंज इन एंथैल्पी विच टेक प्लेस व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड एंड बेस प्रेजेंट इन द डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज ईच अदर। मतलब यहाँ पे बात करनी है 1 ग्राम इक्विवेलेंट की। ठीक है, जब आपने दोनों का 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट लिया, ठीक है, यानी कि व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस प्रेजेंट एक्वा सॉल्यूशन में वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस है, दोनों न्यूट्रलाइज किया, तो वहाँ पे जो एनर्जी चेंज उसको क्या बोल देंगे? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोल देंगे। नेक्स्ट करते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में क्या है? चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व किया है लार्ज एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में किसी गिवन टेम्परेचर पे। मतलब आप किसी चीज़ को डिसॉल्व कर रहे हो, मतलब सॉल्यूशन बना रहे हो, तो उस टाइम जो एनर्जी चेंज है दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब नाम से देख लेना आपको, दैट इज सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन बनेगा, जो एंथैल्पी चेंज वहाँ पे आएगा दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। आप देख सकते हो सॉलिड प्लस एक्वस क्या बन गया? एक्वस फॉर्म में आ गया, यानी कि डिसॉल्व हो गया वो। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज करते रहना आपको और कुछ नहीं करना। उसके बाद बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी क्या होती है? अब बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी हम दो चीज़ का उल्टा करेंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, तो डायटोमिक की बात करता हूँ। डायटोमिक जैसे कि H2Cl2, ये सारे आपके डायटोमिक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम्स इन द गैस स्टेट ऑफ सब्सटेंस। मतलब जितनी एनर्जी आपको चाहिए एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए किसी भी दो एटम के बीच में जो गैसियस स्टेट में है सब्सटेंस की, तो उसको क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी। जैसे कि H2 है, ठीक है, इसके बॉन्ड क्या है? H और H है। इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी मेरे को चाहिए ना, दैट इज द बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी। और किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में। सिर्फ यही है। पोलिएटॉमिक में क्या होगा? पोलिएटॉमिक में आपके पास सेम काइंड ऑफ मोल्स की बात करूंगा मैं। द एवरेज ऑफ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ सेम टाइप इन गैसियस स्टेट। जैसे आपके पास ये वाटर का एग्जांपल लिया मैंने। वाटर में क्या है? वाटर ये होता है आपका, अब यहाँ पे दो OH टाइप बॉन्ड है। इन दोनों को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, सबसे पहली बात, पहले आप एक बॉन्ड तोड़ोगे फिर दूसरा बॉन्ड तोड़ोगे, यानी कि एवरेज आपको लेनी है। देखो HOH था, पहले आपने एक बॉन्ड तोड़ा ये वाला, आपको H और OH मिल गया। फिर आपने सेकंड बॉन्ड तोड़ा OH, तो भी आपको H और O मिल गया। मतलब आपने सेम टाइप ऑफ बॉन्ड तोड़े हैं ना, यहाँ पे ब्रेक किए हैं, तो क्या लेंगे? इन सब की एवरेज ले लेंगे। फर्स्ट को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी, सेकंड को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी, इन दोनों की एवरेज आपको ले लेनी है, वो बनेगी ये। दैट इज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्लियर? ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप CH4 की बात करते हो तो वहाँ पे 4 CH बॉन्ड है। तो पहले एक को ब्रेक करोगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर इन सबका ऐड करोगे, सम करोगे, उसकी एवरेज लोगे, जो एनर्जी आएगी दैट इज द एवरेज बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड उसको बोल देंगे। लेकिन सेम टाइप ऑफ बॉन्ड वहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, और लास्ट में एक रिजल्ट बनता है कि जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो आप बॉन्ड एनर्जी के टर्म में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोल देंगे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस बोल देंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट जो आती है आपकी आती है लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? उससे पहले आपको लैटिस के बारे में पता हो कि लैटिस क्या होता है। क्या होता है बेटा? जो आयंस आपके वो जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर वो एक क्लोज स्ट्रक्चर वो बनाते हैं, क्लोज स्ट्रक्चर, उनकी अरेंजमेंट एक क्लोज अरेंजमेंट वो करते हैं, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? लैटिस बोलते हैं। क्लियर? ये डिफरेंस है। अब लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? लैटिस एंथैल्पी होती है जब एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन इन द गैसियस स्टेट।
तो एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन इन द गैसियस स्टेट। मतलब सिंपल सी बात हो रही है कि जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड आपके पास बनेगा ना, तो उस टाइम पे जो एनर्जी चेंज है दैट इज द लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, अब आयंस NaCl बनाना है, सपोज आपको एक Na पॉजिटिव चाहिए और एक Cl नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ पे अपोजिटली चार्ज आयन है पहले, तो जब ये दोनों मिलेंगे और 1 मोल आयनिक कंपाउंड यानी कि 1 मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाएंगे। मैंने आपको बताया कि आयंस क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो जब 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्मेशन होती है अपोजिटली चार्ज आयन से गैसियस स्टेट में, याद रखना गैसियस स्टेट की बात हो रही है, उसको क्या बोल देंगे, वहाँ पे जो एनर्जी चेंज है उसको लैटिस एनर्जी बोल देंगे। ठीक है जी, समझ में आई बात, या फिर लैटिस एंथैल्पी बोल देंगे। अब जो ये लैटिस एंथैल्पी है इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बोर्न-हेबर साइकिल। ठीक है, बोर्न-हेबर साइकिल का यहाँ पे यूज़ करेंगे, और जो बोर्न-हेबर साइकिल है वो हेस लॉ पे डिपेंड करता है, हेस लॉ के ऊपर बेसिस है। ठीक है जी, मतलब हेस लॉ कहता है कि आप चाहे डायरेक्ट रिएक्शन करो चाहे उसको स्टेप में करो, दोनों का मतलब रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, एनर्जी दोनों की सेम होगी। तो यहाँ पे करते क्या है, देखो 3 स्टेप है इसके। पहले जो आपके पास रिएक्टेंट स्पेसीज हैं उसको आप गैसियस स्टेट में लेके आओगे। ठीक है जी, गैसियस स्टेट में। अब देखो किसी सब्सटेंस को सॉलिड से गैसियस स्टेट में लेके जाना है, लिक्विड है गैसियस स्टेट में लेके जाना है, तो उसको क्या बोल देते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोल देंगे। अगर लिक्विड है तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोल देंगे। ठीक है जी, दूसरा फिर आपको उसे गैसियस स्टेट से आयंस के अंदर लेके जाना है, बिकॉज हमें आयंस की करानी है। देखो यहाँ पे आयंस चाहिए और गैसियस स्टेट में चाहिए, तो जो भी आपके पास रिएक्टेंट गिवन है आपको उसे इस फॉर्म में चेंज करना है। सिंपल सी बात, रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। आपको आयंस चाहिए और गैसियस स्टेट में चाहिए, तो आपको जिस भी स्टेट में रिएक्टेंट गिवन है आपको उन्हें गैसियस और आयनिक फॉर्म में लेके जाना है बस। ठीक है जी, अब क्या करना है, गैसियस स्टेट को आपने आयन में चेंज कर दिया, अब आयंस में चेंज करना मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालना, तो उसको क्या बोल देंगे, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयनेशन, आयनेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया, सपोज आपके पास Na है, आपको Na पॉजिटिव बनाना है, तो इलेक्ट्रॉन निकाला तो आयनेशन एंथैल्पी। Cl है, Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पे लिखोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसके बाद आयंस कंबाइन होंगे, क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। देखो आपके पास Na है और हाफ क्लोरीन है, Na सॉलिड में है और क्लोरीन आपका गैसियस स्टेट में है। तो जब इनकी डायरेक्ट रिएक्शन में करता हूँ तो NaCl बनता है, एंथैल्पी फॉर्मेशन मेरे पास ये है। ठीक है जी, लेकिन मेरे को लैटिस एनर्जी निकालनी है, तो मेरे को स्टेप वाइज रिएक्शन करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी, देखो यहाँ पे सॉलिड है, इसको गैसियस फॉर्म में और इसको आयनिक फॉर्म में लेके जाना है। तो पहले इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो एनर्जी कौन सी लगी, सब्लिमेशन, तो ये इतनी एनर्जी है आपके पास। ठीक है जी, उसके बाद गैसियस से आपको आयनिक फॉर्म में लेके जाना है, Na पॉजिटिव, तो आयनेशन थेरेपी लगेगी, वो इतनी है। दोनों स्टेप समझ में आए। अब बात करते हैं क्लोरीन, क्लोरीन को भी सेम में लेके जाना है। अब देखो यहाँ पे हाफ क्लोरीन है, ठीक है, तो पहले तो आपको इसको सिंगल एक एटम बनाना पड़ेगा क्लोरीन का, यानी कि 2 Cl बॉन्ड है आपके पास, आपको उसे ब्रेक करना पड़ेगा, तो 1 Cl आपको मिलेगा। ठीक है जी, तो उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए आपको, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी, अभी आपको बताया मैंने, तो वो कितनी है, 121 किलो जूल है, ये क्लोरीन गैस आ गया। फिर इसको आयनिक फॉर्म में चेंज किया मैंने, तो वहाँ पे क्या चाहिए मेरे को, क्लोरीन नेगेटिव चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी यहाँ पे, ये सब डेटा आपको गिवन होगा। ठीक है जी, उसके बाद ये दोनों मिले और इन्होंने क्या बनाया, एक आयनिक कंपाउंड बनाया। तो जब दोनों मिलेंगे अब क्या होंगे, एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव गैसियस स्टेट में है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोल देंगे, लैटिस एनर्जी बोल देंगे। तो यहाँ से यहाँ मैं गया तो कौन सी एनर्जी रिलीज हुई यहाँ पे, लैटिस एनर्जी। ठीक है जी, अब देखो हेस लॉ क्या बोलता था कि चाहे आप डायरेक्ट जाओ चाहे आप नंबर ऑफ स्टेप के थ्रू जाओ, दोनों का सम क्या ही होगा, इक्वल होगा। तो बस मेरे को इसे इक्वेट ही करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मेशन करता हूँ तो एंथैल्पी चेंज कितना है, -441.2, और अगर मैं स्टेप पर जाता हूँ तो इन सब की एनर्जी को मुझे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, चाहे साइन जो भी है। कई बार क्या है, देखो यहाँ पे एनर्जी मैंने दी है और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है, तो भाई आपको सेम साइन के साथ इनको ऐड कर लेना है। ठीक है, यानी कि एडिशन कर लेना है कि सारी एनर्जी मेरे पास लगी है। तो देखो ये 108 495.8 ये वाली है, उसके बाद ये 121 ये ऐड कर ली -31, और ये यू मैंने ऐड कर ली एज इट इज़। इसका मैंने ना तो यू नेगेटिव में लगाया ना ही मैंने पॉजिटिव लगाया, ये आपको रिजल्ट बता देगा कि नेगेटिव पॉजिटिव है। तो डेल्टा यू सिंपल लगा दिया मैंने, इज इक्वल टू इसको कैलकुलेट किया तो 370.2 माइनस यू आ गया। अब देखो इतनी एनर्जी 377.2 माइनस यू है और ये 411 है, दोनों को इक्वेट कर दूंगा मैं, इक्वेट कर दिया तो मेरे पास यू की वैल्यू आ गई कितनी, -778.4, यानी कि
यू की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो जब आपको लैटिस एंथैल्पी निकालने के लिए बोलेगा तो आपको सारी चेंज के जितने भी चेंज वहाँ पे हो रहे हैं उसकी एनर्जी गिवन होगी, कितने एनर्जी चाहिए। यू आप लेट कर लोगे, लेट दोनों को इक्वेट करोगे तो यू की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ गई, कितनी आई है, माइनस में आई है। इसका मतलब क्या है कि यू यहाँ पे हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही है। लैटिस एंथैल्पी हमेशा डिक्रीज होती है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है जी, लैटिस एंथैल्पी क्या आएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये था आपके पास सिंपल था। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, अ प्रोसेस विच कैन टेक प्लेस आइदर ऑफ इट्स ओन और अंडर सम इनिशिएशन। मतलब जो प्रोसेस खुद से हो सकती है या जिसको थोड़ी सी इनिशिएशन देनी पड़े, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके लिए, या सिंपली बोल ही देता हूँ मैं एग्जांपल क्या लिया मैंने सोल्ट को डिजोल्व किया वाटर के अंदर। ठीक है, लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पे कि सोल्ट डिजोल्व इन वाटर। तो भाई यहाँ पे आपको कोई एनर्जी देनी पड़ी, आपने उसको सिर्फ इनिशिएट किया, क्या क्या आपने उसके अंदर डिजोल्व किया, आपने उसके अंदर डाला तो वो डिजोल्व हो गया। ठीक है, तो खुद से प्रोसेस हुई है। ठीक है, दूसरा, अगर आप इवेपोरेशन कर रहे हो, इवेपोरेशन, ठीक है, आप नहीं कर रहे, जैसे कि समुद्र में पानी पड़ा है, सी में है, रिवर्स में है, तो वो खुद से इवेपोरेट हो रहा है पानी। ठीक है, सन की एनर्जी ले रहा है, लेकिन आपको तो कुछ नहीं करना पड़ा ना उसके अंदर, वो खुद से इवेपोरेट हो रहा है। ठीक है जी, और थोड़ी सी इनिशिएशन को मिली हीट एनर्जी से, सन की हीट से। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोल देते हैं। ठीक है, और जो प्रोसेस खुद से ना हो, ठीक है, और जो करने पे भी ना हो, ठीक है, जो खुद से ना हो प्रोसेस, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है जी, जैसे कि आपने एग्जांपल लिया, एक गोल्ड पीस आपने वाटर के अंदर डाल दिया, हम कहते हैं कि डिजोल्व हो जाएगा, तो भाई खुद से तो डिजोल्व होगा नहीं है, तो इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोल देंगे। मतलब जो खुद से हुई है या विद सम इनिशिएशन, वो कौन सी होती है, स्पॉन्टेनियस, और दूसरी क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब बात आती है ड्राइविंग फोर्स। ठीक है जी, कि ये होती कैसे हैं, तो उसकी बात करते हैं हम। ड्राइविंग फोर्स होता है, ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। तो भाई जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये खुद से तो नहीं हो रही है, मतलब ठीक है खुद से हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो फोर्स इंटरनली लग रहा होगा जिसकी वजह से हो रही है, तो उस फोर्स को बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन रिएक्शन में तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा इंटरनली जिसके कारण ये रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, तो उस फोर्स को, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स की कहानी सुनाते हैं आपको। तो फर्स्टली बोला गया कि ये डिपेंड करता है एनर्जी पे। एनर्जी, हमें पता है कि अगर हायर एनर्जी है, अगर एनर्जी हाई है तो वो क्या है, चीज़ें लेस स्टेबल है, और जब वो लोअर एनर्जी पे जाएगी तो वो क्या होगी, हाईली स्टेबल हो जाएगी। तो फर्स्टली बोला गया कि अगर एनर्जी डिक्रीज कर रही है सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज कर रही है, तो वहाँ पे आपके पास क्या होगा, दैट इज़ द ड्राइविंग फोर्स। मतलब जो एनर्जी डिक्रीज हुई है ना, ड्यू टू स्टेबिलिटी गेन उसने एनर्जी डिक्रीज करी, और यही एनर्जी डिक्रीज इन एनर्जी क्या है, ड्राइविंग फोर्स फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। यानी कि जितनी भी आपके पास प्रोसेसेस हैं एक्सोथर्मिक, वो सारे की सारी क्या हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं। लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन आई। क्या लिमिटेशन आई, कुछ एंडोथर्मिक प्रोसेस हमें मिली जो क्या थी, खुद से स्पॉन्टेनियस थी, मतलब वहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हो रही है, आफ्टर दैट वो क्या है आपकी प्रोसेसेस, वो प्रोसेसेस आपकी क्या है, स्पॉन्टेनियस हैं। तो यानी कि इस फैक्टर को कंप्लीटली हम नहीं मान सकते, इस फैक्टर को नहीं मान सकते। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये आपके पास, मैंने इसको थोड़ा सा हीट किया तो डेल्टा एच मेरे को क्या मिला, दिस, मैंने इग्नाइट किया तो बर्निंग स्टार्ट होगी, कम्बशन होगी, यहाँ पे ये एनर्जी मिली, तो एक्सोथर्मिक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मैंने इसको बोल दिया। ठीक है, लेकिन जब वाटर आपका लिक्विड से कहाँ जा रहा है, गैसियस स्टेट में, तो वो आपके पास प्रोसेस कैसी है, वो तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आपने उसको एनर्जी देनी पड़ेगी तभी वो एवेपोरेशन होगा ना, एनर्जी आपने दी तभी वो वेपराइज हुआ, तो यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन ये भी स्पॉन्टेनियस है। तो यानी कि जो ये फैक्टर था वो तो कम्प्लीटली सही नहीं है। ठीक है जी, तो यानी कि इस सिर्फ जो ड्राइविंग फोर्स है वो इस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। तो एक नया फैक्टर आता है जिसको क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है, इसको डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्टली आपको इसकी डेफिनेशन पता हो कि एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस।
डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है जी। तो रैंडमनेस क्या होती है भैया, आपको पता है क्या होती है रैंडमनेस? फ्री मूवमेंट। फ्री मूवमेंट, कोई चीज़ है फ्रीली मूव कर रही है, उसको हम रैंडमनेस बोल देते हैं। तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कि जितनी डिग्री ऑफ रैंडमनेस होगी दैट इज़ द एंट्रोपी। अगर डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम होती है तो एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, अगर डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ रही है तो एंट्रोपी आपकी इंक्रीज कर रही है। ठीक है जी। तो ये बोलता है कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो एंट्रोपी पे डिपेंड करता है, कि जितनी एंट्रोपी आपकी इंक्रीज करेगी, ठीक है, यानी कि एंट्रोपी एस आपका इंक्रीज करेगा तो उतनी ही प्रोसेस क्या होगी आपकी, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस उसकी क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। अब ये बात हम कैसे कह सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ वेपराइजेशन से ही। लिक्विड से कहाँ पे गया, सॉलिड में। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो आप कि ये प्रोसेस क्या है, यहाँ पे लिक्विड है। अब एक बात सुनो, एंट्रोपी अगर हम बात करते हैं तीन फेज की, सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की, सबसे ज़्यादा किस में होगी, सबसे ज़्यादा बेटा होगी गैस के अंदर। बिकॉज मैंने क्या बोला, फ्री मूवमेंट, जितने पार्टिकल्स आपके फ्रीली मूव कर सकेंगे ना उतनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी। तो सॉलिड में तो बाइंड होते हैं, इसकी लेस है, लिक्विड में उससे ज़्यादा, और गैस में एंट्रोपी उससे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो कि लिक्विड से गैस के अंदर पार्टिकल जा रहे हैं बेटा, तो वहाँ पे रैंडमनेस क्या कर रही है, आपकी इंक्रीज कर रही है। ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि सपोज आपके पास दो बीकर थे, कुछ इस तरह से हैं, इसके अंदर H2 है, इसके अंदर N2, और यहाँ पे मैंने पार्टीशन लगा रखा है। ठीक है जी। यहाँ पे H2 के मोलिक्यूल हैं, यहाँ पे N2 के हैं, तो अपने अपने स्पेस में हैं। अगर मैं इस पार्टीशन को हटा दूंगा, मैंने इस पार्टीशन को हटाया, तो क्या होगा, ये दोनों गैसेस आपस में मिक्स हो जाएंगी। यानी कि पहले इस H2 के पास सिर्फ इतना स्पेस था, अब कितना स्पेस हो गया, ये पूरा का पूरा स्पेस वो लेगी। सिमिलरली फॉर N2, मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या बढ़ गई, इनकी इंक्रीज होगी, बिकॉज ये और ज़्यादा फ्रीली मूव कर पाएंगे अब। तो इन दैट केस आप क्या देखते हो कि यहाँ पे कोई एनर्जी चेंज हुआ, एनर्जी तो कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ से सिर्फ क्या बोल सकते हैं कि रैंडमनेस बढ़ रही है। तो मतलब यहाँ से आइडिया आया कि एंट्रोपी इंक्रीज करेगी तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करेगी। लेकिन जो ये फैक्टर है वो कम्प्लीटली एंट्रोपी पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है इन दोनों चीज़ के ऊपर। ठीक है, ये डिपेंड करता है इन दोनों फैक्टर के ऊपर। किस किस के फैक्टर के ऊपर, एक तो एनर्जी फैक्टर के ऊपर कि एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, और दूसरा जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज होनी चाहिए। अगर किसी प्रोसेस में इनका ऑपोजिशन चल रहा है तो नेट रिजल्ट, अगर इन दोनों में से कोई फेवरेबल फैक्टर, यानी कि सिंपल सी बात है ये फेवरेबल फैक्टर है, एनर्जी डिक्रीज करेगी तो स्पॉन्टेनियस होगी, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी तो स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है। अगर सपोज किसी रिएक्शन के अंदर एनर्जी आपकी इंक्रीज कर रही है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, तो उस प्रोसेस को अगर आपको स्पॉन्टेनियस देखना है तो कब पॉसिबल है, अगर एंट्रोपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करे, मतलब एंट्रोपी है वो उस एनर्जी फैक्टर को क्या कर दे, ओवरकम कर ले। ठीक है जी। सिमिलरली अगर कहीं पे एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो वहाँ पे एनर्जी फैक्टर क्या होना चाहिए, डिक्रीज हो जाना चाहिए। ठीक है। यानी कि जो ये दोनों क्या है आपके फेवरेबल फैक्टर हैं। ठीक है। ये फेवरेबल फैक्टर अगर वहाँ पे क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे, इन दैट केस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, अदरवाइज रिएक्टर नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। एग्जाम्पल मैं आपको ये लास्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ उसका, ये लिक्विड से गैस वाला ही है, वेपोरेशन का केस है। ठीक है जी। क्योंकि शुरू से ये चल रहा, मैं इसमें बताता हूँ आपको। डेल्टा एच कितनी है, +44 किलो जूल। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे दो फैक्टर होते हैं, एक तो एनर्जी वाला देखना है, हमें एंट्रोपी वाला देखना है। ठीक है। जो फेवरेबल फैक्टर है वो ये है। ठीक है। फेवरेबल फैक्टर एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए, एंट्रोपी इंक्रीज। अगर ऐसा हो रहा है, अगर फैक्टर डोमिनेट कर रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। अब देखो यहाँ पे डेल्टा एच इंक्रीज +44 है। ठीक है जी। +44 का मतलब क्या है कि एनर्जी वहाँ पे हमें देनी पड़ रही है, यानी कि एनर्जी फैक्टर हमारा इंक्रीज कर रहा है। मतलब एनर्जी फैक्टर तो उसको फेवर नहीं कर रहा, तो फेवर कौन कर सकता है, सिर्फ अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो। तो यहाँ पे हम देखें कि लिक्विड से गैस के अंदर गया, तो भाई लिक्विड तो है, आपने कहीं गिरा दे तो वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन गैसेस पार्टिकल्स क्या करते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, मतलब एंट्रोपी फैक्टर क्या है यहाँ पे, ज़्यादा है। तो एंट्रोपी यहाँ पे इंक्रीज कर गई ना, तो फेवरेबल फैक्टर एक तो है जो डोमिनेट कर रहा है, एक तो डोमिनेट करने वाला फैक्टर है ना यहाँ पे। ठीक है। एनर्जी ने हमें फेवर नहीं किया, एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज होगी, लेकिन एंट्रोपी तो फेवर कर रही है ना,
दोनों में से एक रिजल्ट तो हमारे पास पॉसिबल है ना, दैट्स वाई ये रिएक्शन क्या थी आपकी, स्पॉन्टेनियस थी। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आएगी एंट्रोपी से रिलेटेड भी फंक्शन। अब हम एंट्रोपी की बात कर लेते हैं। अब मैथमेटिकली इसकी बात कर लेते हैं एंट्रोपी की हम, कि जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी एंट्रोपी सबसे पहले तो एक क्या है बेटा, स्टेट फंक्शन है। क्या है, स्टेट फंक्शन है। मतलब डेल्टा एस किसके इक्वल होगा, एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट के। पाथ फंक्शन नहीं है, स्टेट फंक्शन सिर्फ फाइनल इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। और मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी और इक्वल टू डेल्टा एच बाय टी। इससे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। ठीक है जी, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस हम लेके चलनी है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल भी रहेगी एंड आइसोथर्मल भी रहेगी, यानी कि टेम्परेचर चेंज वहाँ पे जीरो रहेगा, इसलिए ठीक है जी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। क्लियर, तो अब हम पता लग गया आपको कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा कम एंट्रोपी होगी, लिक्विड में उससे ज़्यादा, गैस में एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर, अब एक बात करते हैं कि हम दिखाते हैं कि चेंज एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन है। क्या है, स्टेट फंक्शन है। कैसे दिखाऊंगा मैं, देखो। अब एक बात सुनो, हमारे पास एक सपोज एक सिस्टम है, वही कि हमारे पास एक सिस्टम है। अब सिस्टम आइसोलेटेड है, ठीक है जी, और ये एक पिस्टन है, ठीक है। और ये सिस्टम कैसा आपके पास, वैक्यूम की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ, वैक्यूम की। और रिवर्सिबल प्रोसेस आपके पास, ठीक है जी, आई बात समझ में। अब देखो, यहाँ पे सिस्टम क्या है, इंसुलेट, मतलब हीट चेंज क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा, जीरो होगा ना। और उसके बाद टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक बात सुनो कि जितनी हीट, अभी सिस्टम आपका इनक्लोज है, एक सिस्टम एक सराउंडिंग है, हीट बाहर नहीं जा रही है। तो भाई जितनी सिस्टम हीट देगा, सपोज दो काम करने हैं, यहाँ पे एक्सपेंशन भी करेंगे और यहाँ पे कंप्रेशन भी करेंगे। तो पहले बात करेंगे एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन की बात करते हैं, एक्सपेंशन में क्या होगा, एक्सपेंशन में क्या होगा, जब सिस्टम हीट को गेन करेगा तो वो एक्सपेंड करेगा, तो उस केस में इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे चलेगा ये। अब एक बात सुनो, जब क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, तो जितनी हीट सिस्टम ने गेन करी उतनी ही सराउंडिंग क्या करेगा, लॉस करेगा। दैट इज क्लोज सिस्टम, कि हीट कहीं और तो चली नहीं गई ना, यहाँ पे सिस्टम में और सराउंडिंग में ही रहेगी। तो मैं मान लेता हूँ कि जब चेंज इन एक्सपेंशन का केस है, एक्सपेंशन मतलब हीट सिस्टम क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो सिस्टम की एंट्रोपी में क्या चेंज होगा। अगर मैं सिस्टम की बात करूँ तो सिस्टम क्या रहेगी, क्यू रिवर्सिबल बाय में टी, यही रहेगा। और अगर मैं बात करता हूँ एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, तो भाई हीट तो क्या हो जाएगी, जितनी सिस्टम ने गेन की उतनी ही सराउंडिंग ने लॉस की, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, क्यू रिवर्सिबल बाय में टी। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी अगर मेरे को निकालना है तो एस ऑफ सिस्टम प्लस एस ऑफ सराउंडिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखते हो क्यू रिवर्सिबल बाय टी और माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय में टी, दोनों क्या हो गए, ज़ीरो हो गए, ज़ीरो हो गए। अब मैं किस में निकालता हूँ, अब मैं निकालता हूँ किसके अंदर, कंप्रेशन के अंदर, कंप्रेशन के अंदर। तो कंप्रेशन में क्या होगा, कंप्रेशन में सिस्टम वर्क करेगा, मतलब सिस्टम है जो वो हीट लॉस करेगा, ठीक है। तो इन दैट केस जो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय में टी से। और सराउंडिंग की कैसे करूँगा मैं, सराउंडिंग जितनी इसने लॉस की उतनी सराउंडिंग क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, क्यू रिवर्सिबल बाय में टी कर दिया मैंने। अब टोटल एंट्रोपी मेरे को निकालनी है, टोटल क्या रहेगी, दोनों का सम, दैट इज अगेन जीरो। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, चाहे कंप्रेस किया चाहे एक्सपेंड किया, चेंज इन एंट्रोपी क्या है, दोनों केस में जीरो है। यानी कि जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। यहाँ से मैंने इसे बता दिया आपको, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर एक्सपेंड, भाई जिसके ऊपर डिपेंड करता है ये एंट्रोपी है, तो फर्स्ट है वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। वही केस ऊपर जार वाला, कि जब उसको मतलब गैसेस पार्टिकल हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ज़्यादा स्पेस मिलेगा तो वो ज़्यादा फ्रीली मूव कर पाएंगे, तो इन दैट केस वॉल्यूम इंक्रीज तो एंट्रोपी इंक्रीज। दूसरा टेम्परेचर चेंज, जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगी, क्यों, उनको उतनी ही काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, पार्टिकल्स को उतना आसानी से वो मूव कर पाएंगे। क्लियर। तीसरा फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट की बात करता हूँ, तो सॉलिड में थोड़ी सी कम है, तो सॉलिड लिक्विड और गैस सब ये ऑर्डर आपके पास रहेगा, फिजिकल स्टेट चेंज करते जाओ तो आपके पास बढ़ती रहेगी। चौथा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो भी एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज, बिकॉज कोलिजन बढ़ेगा तो और ज़्यादा मूवमेंट उनके अंदर आएगी। क्लियर। तो ये था आपका एंट्रोपी चेंज। अब मैं बात करता हूँ गिब्स फ्री एनर्जी की, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है
नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है ये, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? कैपिटल जी से। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? पहले इसकी डेफिनेशन पता हो आपको। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क एट कंडीशन कॉन्स्टेंट एंड टेम्परेचर। मतलब गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। मतलब यूजफुल वर्क करने के लिए इतनी एनर्जी आपके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल है, उसको क्या बोल देंगे? गिब्स फ्री एनर्जी बोल देंगे। और इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। तो यहाँ देख सकते हो दिस इज एंथैल्पी, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, तीनों चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करेगी। ठीक है, अब देखो मैं एंथैल्पी चेंज निकाल लेता हूँ। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है जी, जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो हमारे लिए ज़्यादा मायने रखेगा। जैसे G1 क्या लगेगा? H1 माइनस टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा TS1, G2 इज इक्वल टू H2 माइनस TS2, ये है। तो डेल्टा जी क्या होगा? मैंने क्या कर दिया इसके अंदर, G2 माइनस G1 कर दूँ, मैं इसको कर सकता हूँ। डेल्टा जी क्या रहेगा? G2 माइनस G1, यानी कि H2 माइनस TS2, H1 माइनस TS1। इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, H2 माइनस S1, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, TS2 माइनस TS1। तो ये क्या बन गया आपके पास? डेल्टा H माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने यहाँ से। माइनस कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा? दिस इज GS2 प्लस में TS1, यही बचता है मेरे पास। सॉरी, मैंने टी कॉमन निकाल लिया यहाँ से, इसको टी कॉमन निकाला तो H2 माइनस S1 बचा मेरे पास, यहाँ पे बच गया। तो ये क्या बन गया? डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, यानी कि डेल्टा जी किसके इक्वल है? H माइनस टी डेल्टा S के इक्वल है। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया, डेल्टा एस टोटल खाता जो यहाँ पे सिस्टम था मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे सीधा लिख सकता हूँ बिकॉज सिस्टम की बात हो रही है। तो टी डेल्टा एस मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास रिलेशन बन गया। मैंने माइनस से क्यों किया? ताकि फैक्टर मेरे पास डेल्टा जी बन सके। अब डेल्टा जी मेरे पास यहाँ क्या पे है? यहाँ पे मेरे पास डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव है। क्या आ गया? डेल्टा जी नेगेटिव के इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, ठीक है जी, तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन आपकी क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है जी, यानी कि अगर चेंज ऑफ रिएक्शन आपको स्पॉन्टेनियस करवाना है ना, स्पॉन्टेनियस करवाना है, तो आपके पास ये क्या रहेगा? डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या रहेगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी अगर इक्वल टू जीरो आया तो इन दैट केस प्रोसेस क्या होगी आपके पास? इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है जी, समझे बात को। अब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया जिसके ऊपर ये बेस्ड था, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो मैं बताना भूल गया, उसी के बेस पे आपको पता लगेगा डेल्टा जी नेगेटिव क्यों आया है। ठीक है जी, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? उसकी काफ़ी डेफिनेशन दे रखी है आपको। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ये बोलता है कि जो टोटल एंट्रोपी है, टोटल एंट्रोपी है, ठीक है, वो किससे मिलेगी? सिस्टम से प्लस सराउंडिंग से। ठीक है जी, वो क्या कर रही है? वो हमेशा आपकी ग्रेटर देन जीरो रहेगी। मतलब वो क्या कर रही है? आपकी इंक्रीज कर रही है। डेफिनेशन बोलता हूँ मैं, टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स मस्ट टेंड टू इंक्रीज इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कि जो टोटल एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज करेगी यूनिवर्स की, किस केस में? अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वहाँ पे हो रही है। ठीक है जी, या हम बोल सकते हैं कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं वो क्या है? थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल, ये भी बोल सकते हैं। और यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कभी रिवर्स नहीं हो सकती। ठीक है, तो मेनली आपको यूज़ क्या करनी है? ये टोटल एंट्रोपी है यूनिवर्स की, वो हमेशा क्या करेगी? इंक्रीज करेगी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के केस में। और हमने यहाँ पे एक नॉन आइसोलेटेड सिस्टम लिया था, तो इन दैट केस हमने क्या मान लिया कि टोटल हमारे पास सिस्टम प्लस सराउंडिंग के इक्वल है, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या है? अगर सेकेंड लॉ क्या बोलता है? ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो रहेगी। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए।
तो यहाँ से हमने रिलेशन निकाला डेल्टा एस, तो डेल्टा जी मेरे पास क्या है यहाँ पे, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आया, तो मतलब रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस थी यहाँ पे। तो स्पॉन्टेनियस के केस में डेल्टा जी की वैल्यू हमने क्या निकालनी यहाँ पे, नेगेटिव निकाली। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा जब रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होंगी, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा, और अदरवाइज आपके पास जीरो है तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्लियर। तो ये था आपका गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज, कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है। अब जो गिब्स फ्री एनर्जी है, जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसकी बात करते हैं। ठीक है जी, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिर्फ आपको ऊपर नोट अप्लाई करना है। ये नोट लगा दिया तो आपके पास क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज यहाँ पे बन जाएगा। तो उस केस में डेल्टा जी को सब के ऊपर क्या लगा दोगे आप, ऐसे नोट लगा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा पास, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है। और एक बात कि जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, डेल्टा जी की वैल्यू है जो डेल्टा जी नोट की, किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ फ्री एलिमेंट्स। अगर आपके पास फ्री एलिमेंट्स मिलते हैं जो आपको H2 हो गया, Cl2 हो गया, इनकी फ्री एलिमेंट की फॉर्मेशन हो रही है अगर, तो उस केस में डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहेगी, डेल्टा जी नोट वैल्यू जीरो रहेगी। क्या रहेगी, जीरो रहेगी। इतना याद रखना, डेल्टा जी इसके इक्वल होता है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है, और इसकी वैल्यू जीरो होती है कब, जब आपके पास फ्री एलिमेंट की फॉर्मेशन हो रही है, तो उस केस में हम इसको जीरो मान के चलते हैं। ठीक है। अब एक छोटा सा रिलेशन आता है आपके पास, क्या आता है वो आपको बता देता हूँ, कि डेल्टा जी है जो, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, कोई रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में है। एक्चुअली इस रिलेशन को अच्छे से हम कहाँ समझेंगे, नेक्स्ट चैप्टर इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे मैं जस्ट रिलेशन का इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ। ये बोलता है कि डेल्टा जी है जो, किसी भी रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम में है, वो डेल्टा जी नोट प्लस में आर टी लोन के इक्वल होता है। थोड़ा सा बता ही देता हूँ आपको। ठीक है, आप ही के लिए इतना ही समझ के चलो कि यहाँ पे के क्या है, कि आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है। जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो इन दैट केस डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी लोन के इक्वल होता है। ठीक है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो डेल्टा जी क्या रहेगा, वहाँ पे जीरो रहेगा, यानी कि ये क्वांटिटी तो जीरो होगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस में आर टी लोन के, और डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी लोन के, और लोन को लॉग में कन्वर्ट करना है तो -2 आपको 2.30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 2.303 आर टी लॉग के। तो ये आपके पास रिलेशन बनता है किसके लिए, जब आपके पास इक्विलिब्रियम का केस है। ठीक है। और इस रिलेशन को अच्छे से हम करेंगे किसके अंदर, आपके चैप्टर इक्विलिब्रियम के अंदर। वहाँ से आपको पता लगेगा कि के क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं, क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर आपको न्यूमेरिकल करने हैं तो ज़्यादा न्यूमेरिकल इसके हम वहीं पे कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, डेल्टा जी की नोट की वैल्यू आपको निकालनी है, ये चीज़ कांस्टेंट है, आर गिवन होगा आपको, आर तो कांस्टेंट होता है, टी आपको गिवन है, सिर्फ आपको लोग के की वैल्यू वो खुद से दे देगा, तो उसे सोल्व करके आपको डेल्टा जी नोट की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है। तो विद दिस टॉपिक आवर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक्स।